मेरी शादी आइसक्रीम जैसी महिला सीईओ से गुप्त रूप से हुए 3 साल हो गए और मैं एक फुल टाइम बाल घोड़ा बन गया। आज बच्ची को तेज बुखार था, नैनी अचानक चली गई और घर पर सिर्फ मैं ही बचा था। नतीजा ये हुआ कि एचआर डायरेक्टर ने मेरे सामने सस्पेंशन नोटिस फेंकते हुए कहा, अब यहाँ से निकल जाओ। मैंने मीटिंग रूम में बैठी अपनी पत्नी की तरफ देखा, गोद में बुखार से तपती बेटी को कस कर पकड़ा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, ये नौकरी मैं छोड़ देता हूँ। ये बच्चा अभी अब तुम्हारा। मेरा नाम लिन मो है, एक सम्मानित घर जवाई। हालांकि मेरे कुछ बेकार दोस्त मुझे मजाक में बैल घोड़ा कहते हैं। घर में पत्नी के लिए और बाहर कंपनी के लिए, दोनों जगह मेहनत मैं ही करता हूँ। मेरी पत्नी सुभाष याशिंग ग्रुप की मशहूर आइस क्वीन सीईओ है, हजारों करोड़ की मालकिन। साल के 365 दिनों में से लगभग 360 दिन वह बिजनेस मीटिंग और बिजनेस ट्रिप्स में व्यस्त रहती है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उस लाल रंग के मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा हमारे रिश्ते की कोई खास निशानी नहीं। हाँ, हमारी एक 3 साल की बेटी भी है, लिन ई। इन 3 सालों में वह कमाने की जिम्मेदारी निभाती रही, जबकि मैं घर संभालने और बेटी की देखभाल करने में लगा रहा। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं एक गृहिणी जैसा जीवन जी रहा था, लेकिन आज इस गृहिणी के करियर को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। सुबह 6 बजे मेरी गोद में लेटी ई का शरीर अंगीठी की तरह गर्म हो गया। थर्मामीटर ने 39.2 डिग्री तापमान दिखाया और मेरा दिल बैठ गया। मैं नैनी को फोन करने ही वाला था कि उसका कॉल पहले आ गया। लिन सर, माफ कीजिए, गांव में इमरजेंसी हो गई है, मुझे तुरंत जाना पड़ेगा, आज नहीं आ पाऊंगी। मैंने फोन नीचे किया और गोद में तपती बच्ची को देखा। एक पल के लिए पत्नी को फोन करने का विचार आया, लेकिन फिर रुक गया। कल रात ही उसने मैसेज किया था कि एम देश पहुंचते ही उसे सैकड़ों अरब के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना है। शायद अभी भी जेट लैग से जूझ रही होगी। उसे बताने से वह सिर्फ परेशान होगी। मैंने गहरी सांस ली, पहले ठंडी पट्टी रखी, फिर बुखार की दवा दी। दवा असर करने लगी और छोटी सी जान मेरे सीने से लगकर धीरे धीरे सो गई। लेकिन आज मेरे लिए छुट्टी लेना संभव नहीं। मैं टियाशिंग ग्रुप के टेक डिपार्टमेंट में एक साधारण कर्मचारी हूँ। पद है नेटवर्क सिक्योरिटी मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट, आसान भाषा में कहें तो नेटवर्क एडमिन। काम ज्यादा कठिन नहीं, वेतन भी सामान्य, लेकिन पीएफ, इंश्योरेंस और तय समय की नौकरी होने के कारण यह मेरे जैसे बच्चे संभालने वाले इंसान के लिए बिल्कुल सही। किसी को नहीं पता था कि यही साधारण नेटवर्क एडमिन कंपनी की ऊंची कुर्सी पर बैठी जनरल मैनेजर का कानूनी पति है। और किसी को यह भी नहीं मालूम था कि आज मुझे ऑफिस पहुंचना ही हो। कंपनी के इंटरनल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण एन्क्रिप्शन प्रोग्राम आज रात 12 बजे एक्सपायर होने वाला था। उसे ऑनलाइन रिन्यू करके बिना रुकावट अपग्रेड करना सिर्फ मैं कर सकता था। इस बात की जानकारी पूरी कंपनी में केवल सुभाष और मुझे थी। गोद में चिपकी ई को नीचे रखते ही वह रोने लगती, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसे अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा। ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए मैंने उसे एक बड़े ट्रेंच कोट में लपेट लिया और चुपचाप कंपनी में दाखिल हो गया। हमारा टेक विभाग बिल्डिंग के कोने में था, जिसे लोग मजाक में रिटायरमेंट हेवन कहते थे। सहकर्मी काफी शांत स्वभाव के थे। मेरी गोद में कुछ छिपा हुआ देखकर वे बस मुस्कुरा दिए। छोटे लिन, क्या खजाना छिपा रखा है? मैडम का लव लंच? मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने ई को अपने क्यूबिकल के अंदर बने छोटे स्टोरेज कॉर्नर में सुला दिया। मैंने उसे पहले ही एक अस्थायी नर्सरी जैसा बना रखा था। बच्ची काफी शांत थी, शायद बुखार की वजह से उसमें ताकत नहीं बची थी। वह बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ मुझे देखती रही। मेरा दिल थोड़ा भारी हो गया। ई, पापा यहीं हैं, काम खत्म करके तुरंत आते हैं। मैंने उसके माथे पर हाथ फेरा और काम में लग गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। सहकर्मी इधर उधर घूमकर समय बिता रहे। मैं कोडिंग कर रहा था और ई चुपचाप सो रही थी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। एक महिला, जिसने फॉर्मल सूट पहन रखा था, गहरा मेकअप किया हुआ था और चेहरे पर साफ तिरस्कार झलक रहा था, 2 लोगों के साथ अंदर चली आई। हमारे विभाग के नरम दिल लीड ली भाई तुरंत घबरा गए। अरे चेन डायरेक्टर, किस बयार से? चेन पिंग, नई एचआर डायरेक्टर, मोहल्ले भर की चुगलखोर नई झाड़ू। पूरी कंपनी में उसने आते ही हलचल मचा रखी थी। ली भाई की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई और उसकी निगाह सीधे मेरे डेस्क पर रखी दूध की बोतल पर जाकर ठहर गई। उसके होठों पर हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। हाई हील की आवाज के साथ वो मेरे सामने आकर रुकी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे मन में तुरंत बुरा एहसास हुआ। मैं खड़ा हो गया और खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। डायरेक्टर चेन, मेरा नाम लिन मो है। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी लाल नेल पॉलिश वाली उंगली मेरी स्क्रीन की तरफ बढ़ाई। लिन मो, ऑफिस के समय में काम करने की बजाय पेरेंटिंग टिप्स पढ़ रहे हो, स्क्रीन पर साफ लिखा था। अगर छोटे बच्चे को बार बार तेज बुखार आए तो क्या करें? मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले उसके पीछे खड़े एक कर्मचारी ने मेरे पर्दे से ढके कोने को झटके से खींच दिया। डायरेक्टर चेन, यहाँ तो एक बच्चा भी है। सभी की निगाहें मेरी तरफ उठ गईं। ई अचानक घबरा गई और रोने लगी। मेरा दिल कस गया। मैं जल्दी से उसके पास गया, उसे गोद में उठाया और धीरे धीरे पीठ सहलाने लगा। ई, मत रो, पापा यहीं हैं। चेन पिंग ने बच्ची की ओर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी नहीं, बल्कि किसी गलती को पकड़ लेने की संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। लिन मो, तुम्हारी हिम्मत तो काफी है, कंपनी को क्या समझ रखा है? उसकी ऊंची आवाज से ई और जोर से रोने लगी। मैंने गुस्सा दबा लिया। बहस करने से हालात और बिगड़ सकते थे। मैंने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए, मेरी बेटी को आज तेज बुखार है, घर पर कोई नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे साथ लाना पड़ा। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज का सबसे जरूरी काम पूरा करके मैं तुरंत निकल जाऊंगा। सबसे जरूरी काम?
चेन ऐसे हंसी जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। एक नेटवर्क एडमिन का सबसे जरूरी काम क्या होता है? बॉस के कंप्यूटर की धूल साफ करना या सर्वर में एंटीवायरस डालना? उसके साथ आए लोग भी हंस पड़े। एक विभाग के बाकी लोग चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। ली भाई कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चेन की सख्त नजरों ने उन्हें रोक दी। लिन मो, वजह चाहे जो भी हो, कंपनी के नियम सबके लिए एक जैसे हैं। कर्मचारी नियमावली की धारा 78 के अनुसार ऑफिस एरिया में बाहरी लोगों, खासकर परिवार के सदस्यों को लाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह गंभीर उल्लंघन है। फिर उसकी आवाज और कठोर हो गई। सुना है टेक डिपार्टमेंट काफी आराम से चलता है, कंपनी का पैसा लेकर मौज करते हो। अच्छा है, आज एक उदाहरण बना देते हैं। मैं समझ गया। उसका असली निशाना मैं नहीं, बल्कि हमारा पूरा टेक विभाग। इसी दौरान एक और व्यक्ति अंदर आया। महंगा सूट, करीने से बनाए बाल और चेहरा ऐसा जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। वह था झाऊ तियान्यू, टियानशी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट और सुभाष के सबसे कट्टर चाहने वालों में से एक। पिछले 3 सालों में उसने खुलकर या छिपकर कई बार मुझे हटाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा पद इतना मामूली था कि वह खुद सामने आकर किसी नेटवर्क एडमिन से उलझ नहीं सकता था। आज उसे चेन पेंग के रूप में एक सही मौका मिल गया था। अंदर आते ही उसने बनावटी चिंता जताई। अरे छोटे लिन, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? कंपनी काम करने की जगह है, यहाँ बच्चा लाना ठीक नहीं। इससे कंपनी की इमेज खराब होती। बोलने के अंदाज में डांट थी, लेकिन आंखों में छिपी खुशी साफ दिखाई दे रही। चेन पिंग को भी सहारा मिल गया। उसने एक फाइल निकाली और मेरे डेस्क पर पटक दी। वह सस्पेंशन नोटिस था। लिन मो, कंपनी के अनुशासन का गंभीर उल्लंघन करने और नकारात्मक प्रभाव डालने के कारण तुम्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। घर जाओ और अपने व्यवहार पर विचार करो। तुम्हारी सीट भी किसी और को दे दी जाएगी। ऑफिस में मौजूद सभी लोग समझ गए कि यह सिर्फ नियमों का मामला नहीं था, इसमें निजी नाराजगी भी शामिल थी। मैंने नोटिस की तरफ देखा, फिर अपनी गोद में बुखार से तपती बेटी को। इन 3 सालों में मैंने इस परिवार और सुभाष के निश्चिंत करियर के लिए बहुत कुछ सहा था। रिश्तेदारों के ताने, झाऊ जैसे लोगों की चालें और दूसरों की गलतफहमियां भी, क्योंकि मुझे लगता था कि इसका कोई बड़ा मतलब है। लेकिन आज मेरी बेटी बीमार थी। मैं सिर्फ चाहता था कि उसे कुछ घंटों के लिए सुरक्षित जगह मिल। क्या यह सच में इतनी बड़ी गलती थी? मैंने चेन के विजयी चेहरे को देखा, फिर झाऊ की मुस्कान पर नजर डाली और अचानक मुझे हंसी आ गई। शायद पहली बार मुझे लगा कि कुछ फैसले बदलने का समय आ गया है। मैं आखिर बचाने की कोशिश किस चीज की कर रहा था? एक ऐसी कंपनी जहां मेरी और मेरी बेटी की कोई जगह नहीं थी। एक ऐसी पत्नी जो सिर्फ काम जानती है, घर परिवार नहीं। गुस्सा एडी से सिर तक उछला और मैं खुलकर हंसा। हम सब दंग। चैन की भौहें सिकुड़ गईं। हंस क्या रहे हो? पागल हो गए हो? झांव भी सतर्क होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने हंसी रोक ली। आंखों में ठंडापन उतर आया। सस्पेंशन की जरूरत नहीं है, इतना कहकर मैंने नोटिस उठाया और डेस्क पर रखी अपनी सारी निजी चीजें, यहाँ तक कि दूध की बोतल भी एक ही झटके में कूड़ेदान में डाल दी। फिर बेटी को गोद में उठाया और सबकी निगाहों के सामने तेज कदमों से बाहर निकल गया। चैन पीछे से चिल्लाई, कहाँ जा रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं, सीधे लिफ्ट में गया और सबसे ऊपर वाले फ्लोर का बटन दबा दिया। सीईओ ऑफिस और स्ट्रैटेजिक बोर्ड मीटिंग रूम। तभी याद आया कि आज सुभाष सभी डायरेक्टर्स के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग कर रही है। बहुत बड़ी। अब किसी को अलग से बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपरी मंजिल पर मोटे कालीन बिछे थे और चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही। आखिर में भारी नाशपाती लकड़ी के बने विशाल दरवाजे खड़े थे। दोनों ओर बॉडीगार्ड तैनात थे और सामने चीफ सेक्रेटरी लीसा मौजूद। उसने मुझे बच्ची के साथ देखकर हैरानी से कहा, लिन सर, सो मैम अभी टॉप सीक्रेट स्ट्रेटेजी मीटिंग में है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वह मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। दोनों बॉडीगार्ड भी रास्ता रोकने के लिए आगे आए। उन्हें मेरी पहचान मालूम थी, मगर ड्यूटी आखिर ड्यूटी होती है। मैं ठहर गया, उनकी ओर एक नजर डाली और धीमी मगर ठंडी आवाज में बोला, हटो। दोनों लंबे चौड़े जवान अनजाने में आधा कदम पीछे हट गए। मैं दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर से झाऊ तियान्यू की आवाज आ रही। मेरी गोद में पड़ी ई शायद मेरे अंदर के उफान को महसूस कर चुकी थी। उसने हल्की सिसकी ली। पापा पकड़ो। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। चलो मम्मा को ढूंढते हैं, फिर घर चलेंगे। इसके बाद मैंने पैर उठाए। लीसा के चीखने से पहले, गार्डों के संभलने से पहले, मैंने पूरी ताकत से उस महंगे दरवाजे पर लात मार दी। धड़ाम। ताला टूट गया और दोनों पल्ले जोर से दीवार से जा टकराए। पूरा मीटिंग रूम एकदम शांत हो गया। लंबी टेबल के दोनों ओर बैठे बोर्ड मेंबर्स जड़ हो गए। किसी के हाथ से पेन गिर गया तो कोई आधा उठकर खड़ा रह गया। मुख्य सीट पर बैठी सुभाष के चेहरे पर पहली बार हैरानी साफ दिखाई दी। प्रोजेक्टर के सामने प्रस्तुति दे रहा झाऊ भी सन्न रह गया। उसके चेहरे पर गर्व, आश्चर्य और गुस्सा एक साथ उभर आए। फिर मुझे पहचानते ही उसने व्यंग्य से कहा, लिनो, तुम पागल हो गए हो। ये स्ट्रैटेजी मीटिंग रूम है। तुम्हें अंदर आने की हिम्मत किसने दी? सिक्योरिटी। सबको लगा जैसे मैं अपना आपा खो चुका हूँ, लेकिन मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ अपनी बुखार से तपती बेटी को गोद में लिए इस सबसे ऊंचे सतह वाले कमरे में चला आया। बोर्ड मेंबर्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अनहोनी चीज सामने आ गई हो। मैं झाऊ के पास से गुजरा। उसने मुझे ऐसे घूरा मानो मैं पहले ही हार चुका हूँ। मैं सीधे टेबल के सिरे तक पहुंचा। वहां सफेद सूट पहने बैठी महिला, जिसकी मौजूदगी ही लोगों को नजरें झुकाने पर मजबूर कर देती थी, मेरी पत्नी सुभाष थी। वह लिनी की मां भी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन और हल्की नाराजगी झलक रही थी। लिनो, तुम आखिर कर क्या रहे हो? उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। मैंने सबके सामने उसकी आंखों में देखते हुए साफ शब्दों में कहा, सुभाष,
मैंने उसे पत्नी नहीं कहा, मैंने उसे सू जनरल भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ उसका नाम लिया। पूरा कमरा फिर से खामोश हो गया। एक मामूली नेटवर्क एडमिन का सीधे सीईओ को नाम लेकर पुकारना सभी के लिए चौंकाने वाली बात थी। सुभाष की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसे शायद कुछ अंदाजा हो गया था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। उसे अभी तक यह एहसास नहीं था कि आज सबके सामने एक ऐसा राज खुलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं झुका, अपनी सबसे कीमती निधि हमारी बेटी धीरे पर निर्णायक अदा में उसकी बाहों में थमा दी। वो सहज स्वभाव से पकड़ लेती। मैं सीधा हुआ, एक कदम पीछे हटकर दूरी बनाई। मैंने पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। हर तरफ हैरानी, स्तब्धता और उलझन भरे चेहरे थे। फिर मेरी नजर दोबारा उसी पर टिक गई। मैंने पूरी ताकत से वह बात कह दी जो पिछले 3 सालों से मेरे भीतर दबकर रह गई। आज आखिरकार वह बाहर आ ही गई। मैं यह नौकरी नहीं करूंगा, जिसे करनी है वह करे। और यह बच्ची जिसे तुमने जन्म दिया है, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस तरह जिंदगी नहीं चल सकती। इतना कहकर मैं मुड़ गया, पीछे देखे बिना दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। कमरे में कफन जैसी खामोशी छा गई थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कई निगाहें मेरी पीठ पर गड़ी हुई, हैरानी, संदेह, तिरस्कार और अविश्वास से भरी हुई। बिना पीछे देखे भी मैं सुवाछिन के बिगड़े हुए चेहरे की कल्पना कर सकता था। शायद उसे लग रहा था कि मैं पूरी तरह पागल हो चुका। कोई अचानक मीटिंग रूम में घुसे, सीईओ पर चिल्लाए, बच्ची को उसकी गोद में थमा दे और नौकरी छोड़ने की घोषणा कर दे, तो लोगों को यही लगेगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे भीतर एक अनजाना हल्कापन था। अब न दिखावा करना था, न किसी का चेहरा देखने की मजबूरी थी। आगे क्या होगा इसकी मुझे परवाह नहीं थी। दहलीज पर लीसा और गार्ड मूर्तियों की तरह खड़े थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बस बाहर कदम रखने ही वाला था कि पीछे से ठंडी, कांपती लेकिन जल्दबाजी भरी आवाज सुनाई दी। रुको सुवाशन। मेरा रुकना उसके कहने से नहीं, बल्कि बेटी की उस जानी पहचानी खांसी की वजह से था, जिसे सुनकर हमेशा दिल बैठ जाता था। उसके बाद घबराई हुई माँ की आवाज गूंजी, क्या हुआ मेरी बच्ची? एम्बुलेंस बुलाओ। अब उसकी आवाज में न ठंडापन था, न अहंकार, सिर्फ एक माँ की घबराहट थी। मैं पलटा। वह बच्ची को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खांसी के कारण बेटी का चेहरा बैंगनी पड़ चुका था। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। गुस्सा, फैसले और बाकी सारे विचार पल भर में गायब हो गए। मैं तुरंत वापस लौटा। हटो, तुम बच्चे संभालना जानती हो। मैंने बच्ची को अपनी बाहों में लिया, उसे पेट के बल अपनी जांघ पर रखा, सिर नीचे और पैर ऊपर किए, फिर उसकी पीठ पर नियंत्रित ताकत से थपकी दी। खक खक। कुछ ही पलों में गाढ़ा कफ बाहर निकल आया। उसकी सांसें सामान्य हुईं और चेहरे का रंग लौट आया। वह कमजोर सी मुझसे चिपट गई, कपड़े पकड़कर सिसकी। पापा, मेरा दिल चकनाचूर। मैंने नजर उठाई। सुवाछिन, मुरझाया चेहरा, कांपते होंठ, नजर में पश्चाताप, डर और ऐसी असहायता जो मैंने कभी नहीं देखी। कमरा फिर अविश्वास से भर गया। मूवी से भी ज्यादा नाटकीय पागल। कर्मचारी अंदर घुसा, बच्चा थमाया। बच्चा संकट में पागल लौटकर बचा लेता है, यह क्या? झाव के चेहरे पर पहले उन्माद था, फिर उलझन और आखिर में गंभीरता छा गई। वह मूर्ख नहीं था। उसे साफ महसूस हुआ कि मामला सामान्य नहीं है। बीमार बच्ची के लिए सुवाछिन की घबराहट बनावटी नहीं थी, और बच्ची के प्रति मेरे स्वाभाविक लगाव में भी कोई दिखावा नहीं। इससे उसके मन में एक बेचैन कर देने वाला शक जन्म लेने लगा। तभी सुवाछिन संभली। उसने न मुझे देखा, न बच्ची को। उसकी नजर ठंडे इस्पात की तरह पूरे कमरे में घूम। जिस किसी पर भी वह ठहरी, वह अनायास सिर झुका लेता। आखिर में उसकी 2 बर्फीली निगाहें एचआर डायरेक्टर चेन पिंग और वाइस प्रेसिडेंट झाऊ तियान्यू पर टिक गईं। कोई मुझे बताएगा? आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन सीधे हड्डियों तक चुभ रही थी। अभी यहाँ क्या हुआ? मेरा पति हमारी तेज बुखार से तपती बेटी को लेकर यहाँ क्यों आया, और उसे सस्पेंड क्यों किया गया? मेरा पति, हमारी बेटी। ये खुलासा किसी धमाके से कम नहीं था। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे बदल गए, खासकर झाव और चेन के। झाव का चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया, माथे पर पसीना छलक आया और शरीर हल्का कांपने लगा। चेन के चेहरे से भी सारा रंग उड़ चुका था। अब उसे समझ आया कि जिस इंसान को उसने आसान निशाना समझा था, वह कोई साधारण कर्मचारी नहीं, बल्कि इस साम्राज्य के शीर्ष पर खड़े व्यक्ति का पति था। यह दीवार नहीं, पूरा पहाड़ था। कमरा शांत हो गया। बस मेरी बच्ची की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। सुवाछिन की नजर अब भी झाव और चेन पर पिन की तरह गड़ी हुई थी। झाव पुराना खिलाड़ी था, सबसे पहले संभला। उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, सू मैम, ये गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी। हमें नहीं पता था कि लिन सर आपके पति हैं। अगर पता होता तो 100 जान देकर भी ऐसा नहीं करते। इतना कहकर उसने चेन की तरफ इशारा किया। चेन भी होश में लौटा, मानो अभी घुटनों के बल गिर पड़ेगा। हाँ सू मैम, गलती हो गई। मेरी आंखें अंधी थी, मैं पहाड़ को पहचान नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि वो पति शब्द उसके गले में ही अटक गया। सुवाछिन हल्के से हंसी, लेकिन उस हंसी ने कमरे का तापमान और नीचे गिरा दिया। गलत फहमी? मेरे पति कौन है ये नहीं जानते तो किसी का भी अपमान करोगे? मेरी बेटी कौन है ये नहीं जानते तो उसे तेज बुखार में यूं ही छोड़ दोगे, और उसके पिता को कंपनी से निकाल दोगे? यही है तुम्हारी मैनेजमेंट। हर सवाल के साथ झाव और चेन के चेहरे और बदरंग होते गए। आखिरकार चेन टूट गया।
ये झाव सर थे। इन्होंने कहा था कि लिन बच्चा लेकर आया है, इससे कंपनी की छवि खराब हो, सख्त कार्रवाई करो, सबक सिखाओ और मौका मिले तो निकाल दो। घबराहट में उसने सीधे झाव को बेच दी। झाव का चेहरा हरा पड़ गया। उसने चेन को घूरते हुए कहा, झूठ, तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। मैंने तो सिर्फ नियमों का पालन करने को कहा था। चेन भी भड़क उठा। तुमने ही कहा था कि सू मैम को रिश्तेदारी और पक्षपात से सबसे ज्यादा नफरत है। लिन को हटा दो, सू मैम हमें खास मानेंगी। और तुमने वादा किया था कि काम हो गया तो मुझे एचआर वाइस प्रेसिडेंट बना दोगे। झाव कांपने लगा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। टॉप स्ट्रैटेजी मीटिंग अब कुत्तों की लड़ाई में बदल चुकी थी। बोर्ड मेंबर्स नजरें झुकाए बैठे थे, मानो इस झगड़े से जितना दूर रहे उतना बेहतर। मैं बेटी को पकड़े ठंडे भाव से देख रहा था। बदला नहीं, घृणा। यही है वह कंपनी जिसके लिए मेरी पत्नी का खुद को तोड़ती है। यह करोड़ों की सैलरी वाले एलिट हंसी आती है। सुवाचिन ने मेज पर उंगलियां थपथपाई। बस कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। वह उठी और मेरी ओर चली आई। उसने हमारी बेटी के गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गई। उसकी आंखें हल्की लाल थी। सॉरी, उसने मेरी तरफ देखा। आवाज में थकान और पछतावा साफ था। गलती मेरी है, मुझे काम में इतना डूबा नहीं रहना चाहिए। मुझे तुम दोनों को इस तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। मैं चुप रहा। क्या एक माफी 3 सालों की तकलीफ मिटा सकती थी? क्या आज का डर और अफरा तफरी यूं ही खत्म हो सकती थी? मेरी खामोशी देखकर उसने होंठ भींच लिए और पलट गई। अगले ही पल वह फिर से पहले जैसी सख्त हो चुकी। लीसा जी, सू मैम। पहला, तुरंत 120 पर कॉल करो। सबसे अच्छे पीडियाट्रिशियन को ऊपर भेजा जाए। दूसरा, सिक्योरिटी चेन पिंग को बाहर ले जाए। आज से टियानशिंग और उससे जुड़ी किसी भी कंपनी में वह दिखाई नहीं देना चाहिए। लीगल विभाग को सूचना भेज। स्थायी नो हायर। चेन की आंखें उलट गईं और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। स्थायी प्रतिबंध का मतलब था उसका पूरा करियर खत्म होना। तीसरा, उसकी नजर झाव पर गई। झाव बुरी तरह कांप रहा था। आखिरकार उसकी बारी आ ही गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। सू मैम, वांछिन, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था। मैं आपको बहुत चाहता था, इसलिए जलन में आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। बोर्ड मेंबर्स उसे घृणा से देख रहे थे। सुवाचिन ने सपाट स्वर में पूछा, कंपनी के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान क्या है? फिर वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान से झाव और डर गया। झाव, वाइस प्रेसिडेंट, आज की मीटिंग तुम बहुत अच्छे से चला रहे। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। टेनुन प्लान, कोर अटैक प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये टियानशिंग का साल भर का मुख्य प्रोजेक्ट, भविष्य का सुपर फायरवॉल। झाव इसका प्रोजेक्ट हेड था और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। झाव कुछ बोलने ही वाला था कि सुवाचिन ने उसे रोक दिया। उसके होठों पर हल्का व्यंग उभरा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं पता? फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा, परख और हल्का सा संदेह था। गोस्ट, तुम हो, है ना? कमरे में मौजूद ज्यादातर लोग उलझन में थे, लेकिन कुछ तकनीकी बोर्ड मेंबर्स के चेहरे तुरंत बदल गए। एक बुजुर्ग सदस्य तो अपनी सीट से खड़े हो गए। गोस्ट, वही रहस्यमयी विशेषज्ञ जिसने टिनून के बॉटम लॉजिक और 3 कोर एल्गोरिदम की समस्या हल कर दी थी। सू मैम, क्या आपने उन्हें ढूंढ लिया? सुवाचिन ने जवाब नहीं दी। वह बस मुझे देखती रही, मानो मेरे जवाब का इंतजार कर रही। धीरे धीरे सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। अभी तक वे सिर्फ इस बात से हैरान थे कि मैं उसका पति हूँ, लेकिन अब उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि एक साधारण नेटवर्क एडमिन ही वह दिग्गज गोस्ट हो सकता है, जिसने एक रात में उन समस्याओं को सुलझा दिया था जिन्हें सैकड़ों शीर्ष इंजीनियर 6 महीनों में भी हल नहीं कर पाए थे। झाव का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। नामुमकिन। वह तो सिर्फ एक एडमिन है। गोस्ट कैसे हो सकता है? मैंने बेटी को संभालते हुए उसकी ओर देखा। कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से कहा, मैं ही हूँ। कमरा फट पड़ा। वह बुजुर्ग बोर्ड मेंबर उत्साह से मेरे पास आ गए, हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मेरी गोद में बच्ची को देखकर रुक गए। दिग्गज, सचमुच आप? हम आपको ढूंढते ढूंढते थक गए। आप हमारी कंपनी में एडमिन कैसे बन गए? ये तो प्रतिभा की बर्बादी है। एक विभाग के कई लोग भी मेरे आसपास जमा हो गए। गोस्ट, नहीं लिन सर, वो रिवर्स स्ट्रेसिंग एल्गोरिदम का आइडिया कैसे? क्वांटम इंक्रिप्शन पर आपका नजरिया झाओ। मेरे स्वीकार करते ही झाव के चेहरे से बचा खुचा खून भी उतर गया। वह धम्म से जमीन पर बैठ गया, खाली आंखों से मुझे देखते हुए बड़बड़ाया, नामुमकिन। तो ये तुम थे हमेशा से। अब उसे समझ आने लगा था कि हर मुश्किल अगले ही दिन कैसे सुलझ जाती थी। जिन तकनीकी समस्याओं पर वह डींगे मारता था, उनके समाधान तक वह खुद नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि पर्दे के पीछे कोई अनदेखा व्यक्ति लगातार चालें चल रहा था, और वह व्यक्ति यही मामूली सा एडमिन लिनमो था। उसकी सारी उपलब्धियां, उसका घमंड और सुवाचिन के बराबर खड़े होने का सपना एक मजाक बन गया। गोस्ट के छोड़े हुए कामों को ही वह अपनी काबिलियत समझकर इतराता रहा था। इससे बड़ी विडंबना और क्या होती? वह खुद को खिलाड़ी समझता रहा, जबकि असल में किसी और की बिसात पर चलने वाला मोहरा था। अचानक उसके मुंह से खून निकल आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कमरे में फिर हलचल मच गई। सहायक उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। चेन को भी सुरक्षाकर्मी उठाकर ले गए। जाते जाते उसकी ईर्ष्या भरी निगाहें अब भी मुझ पर टिकी थीं। नाटक समाप्त हो चुका था। तकनीकी बोर्ड के सदस्य अब भी मुझे घेरे हुए थे। कोई एल्गोरिदम पूछ रहा था, कोई क्वांटम इंक्रिप्शन पर राय जानना चाहता था, लेकिन मेरे सिर में दर्द था और गोद में बेटी भी बेचैनी से सिमट गई थी। सुवाचिन आगे बढ़ी और सबको रोक दिया। बोर्ड मेंबर्स, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती। मीटिंग स्थगित की जाती। उसकी आवाज में अब भी अंतिम निर्णय का अधिकार था। सभी लोग अनिच्छा से उठे। जाते जाते वे मुझे सम्मान और जिज्ञासा से भरी नजरों से देखते रहे। जल्द ही विशाल कमरा खाली हो गया। वहां सिर्फ हम तीनों रह गए और दरवाजे पर खड़ी लीसा। डॉक्टर और नर्सें पहुंच गईं। बाल रोग विशेषज्ञ ने जांच के बाद कहा, हाई फीवर के कारण एक्यूट लेरेंजाइटिस हुआ है। अभी जो प्राथमिक उपचार किया गया
वह सही था, नहीं तो लैरिंजियल एडिमा से सांस की नली बंद होने का खतरा हो सकता था। सुवाचिन का चेहरा और फीका पड़ गया। डॉक्टर ने सलाह दी, बच्ची को अस्पताल ले चलिए, कुछ समय ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मैं बेटी को गोद में लेकर उनके साथ निकल गया। एक बार भी सुवाचिन की तरफ नहीं देखा, वह वहीं खड़ी रही, मेरी पीठ और बेटी की दूर जाती परछाई को देखती हुई। उसके होंठ हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। कुछ दरारें एक बार पड़ जाएं तो भरना आसान नहीं हो। आज का डर और मेरी बेइज्जती अब भी दिल में चुभ रही थी। मैं उससे और इस घर से पूरी तरह निराश हो चुका था। अस्पताल में बेटी को ड्रिप लग गई और वह धीरे धीरे सो गई। मैं उसका छोटा सा हाथ पकड़े बैठा रहा। मन पहले से काफी शांत था। आज से मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बेटी की हिफाजत, बाकी सब गौण। दरवाजा धीरे से खुला, सुवाचिन अंदर आई। सीईओ वाला व्यक्तित्व पीछे छूट चुका था। उसने साधारण बेज ट्रेंच कोट पहन रखा था। बिना मेकअप के उसका चेहरा थका और पीला लग रहा था। हाथ में एक थर्मल फ्लास्क था। मैंने घर की आंटी से खिचड़ी बनवाई है, तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, थोड़ा खा लो। उसने फ्लास्क मेज पर रख दी। उसकी आवाज में झिझक भी थी और मनाने की कोशिश भी। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, जरूरत नहीं, भूख नहीं है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, लिन्मो, हमें बात करनी चाहिए। कहने के लिए कुछ नहीं, मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया। झाव और चेन को मैंने संभाल लिया। उसने धीरे से कहा, वो तुम्हारा मामला है, मुझसे उसका क्या संबंध? मैंने ठंडे स्वर में कहा, ट्रेनून प्रोजेक्ट में तुम्हारी असली भूमिका मैं सार्वजनिक कर दूंगा, मुझे परवाह नहीं। वह कुछ पल चुप रही। तो तुम क्या चाहते हो? उसकी आवाज में पहली बार नरमी महसूस हुई। मुझे पता है, आज गलती मेरी थी। मैं तुम्हें और हमारी बेटी को सुरक्षित नहीं रख पाई। लेकिन लिन्मो, इन 3 सालों में मैंने खुद को इतना क्यों थका दिया? इसी परिवार के लिए, ताकि उसे सबसे अच्छा दे। मैं हल्का सा हंसा और उसकी तरफ देखा। सबसे अच्छा उससे पूछा, उसे सबसे अच्छा क्या चाहिए? सैकड़ों मीटर का पेंट हाउस, लाखों की फीस वाला किंडरगार्टन या माँ बाप का साथ? मुझसे पूछा, मुझे क्या चाहिए? क्या तुम चाहती थी कि मैं हजारों करोड़ की कंपनी का सीईओ बनूं और खुद हाई सोसाइटी का घर जमाई कहलाऊं? या फिर हम एक साधारण पति पत्नी की तरह ऑफिस से लौटकर साथ सब्जियां खरीदें और वीकेंड पर पार्क में वक्त बिताएं? लेकिन तुमने कभी मेरी इच्छा जानने की कोशिश नहीं की। तुम्हें जो सही लगा वही फैसला हम दोनों पर थोप दिया। मेरे शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मैं उसी औरत के सामने खड़ा था जिससे मैंने सालों तक प्यार किया था, मगर आज वह मुझे अजनबी लग रही। कुछ फैसले रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देते हैं। सुवांछे, हम दोनों अब थक चुके हैं, यहीं खत्म करते हैं। तलाक के कागज वकील भेज देगा। ई मेरी बेटी है, उसे पालने के लिए मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर मैं बाहर निकल आया। इस वक्त मुझे सिर्फ एक सिगरेट चाहिए थी। सीढ़ियों में खड़े खड़े मैंने आधी डिब्बी खत्म कर, लेकिन धुआं भी दिमाग की उलझन कम नहीं कर सका। क्या सच में 3 साल का रिश्ता इतनी आसानी से खत्म हो सकता था? फोन की स्क्रीन पर हमारी पुरानी फैमिली फोटो खुली थी। पिछले साल ई के दूसरे जन्मदिन पर हम डिज्नी गए थे। ई अपनी माँ का हाथ पकड़े मासूम मुस्कान के साथ खड़ी थी और मैं पीछे से दोनों को देखकर खुश हो रहा था। सब कुछ आखिर कब बदल गया? शायद उसी दिन जब उसने अपने करियर को सबसे ऊपर रख लिया। वह लगातार आगे बढ़ती गई और मैं घर परिवार की जिम्मेदारियों में पीछे रह गया। धीरे धीरे हमारे बीच इतनी दूरी आ गई कि अब हम एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे। यही दूरी अब हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई थी। मैंने सिगरेट बुझाई और गहरी सांस ली। शायद अलग हो जाना ही हम दोनों के लिए सही था। कुछ देर दरवाजे के बाहर रुका, फिर अंदर चला गया। आखिर वह ई की माँ थी। कमरे में सन्नाटा था। पास रखे फ्लास्क के बगल में उसकी लिखी हुई एक पर्ची रखी थी। लिखावट हमेशा की तरह तेज थी, लेकिन इस बार हल्की कांप रही थी। खिचड़ी गर्म है, उसे खिला देना। मैं कंपनी जा रही, फॉलो अप खत्म करके थोड़ी देर में लौटूंगी, माफ करना। मैंने उस पर्ची को कुछ पल तक देखा, फिर बिना कुछ बोले उसे मसलकर कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले कुछ दिनों में ई पूरी तरह ठीक हो गई। सू खुद मिलने नहीं आई, लेकिन रोज उसके असिस्टेंट के जरिए सप्लीमेंट, खिलौने और कपड़े भेजती रही। मैं समझ गया कि यही उसका माफी मांगने का तरीका था, लेकिन मैंने हर सामान वापस भिजवा दिया। 1 हफ्ते बाद हमें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं उस आलीशान पेंट हाउस में नहीं लौटा। ई को लेकर सीधे अपने पुराने किराए के छोटे फ्लैट में आ गया। 2 कमरे और एक छोटा सा हॉल था, लेकिन वहीं मुझे अपनेपन का एहसास होता था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद मैंने वकील से तलाक के कागज तैयार करवाए। मैं उन्हें भेजने ही वाला था कि तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, क्या मैं मिस्टर लिन से बात कर रही हूँ? दूसरी तरफ एक सख्त महिला की आवाज थी। मैं एंजेला हूँ, फाल्कन कैपिटल की चीफ हेड हंटर। हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है, क्या आप सुनना चाहेंगे? मैं हैरान रह गया। 3 साल तक एक साधारण एडमिन की नौकरी करने वाले इंसान के लिए हेड हंटर? शायद आपने गलत नंबर मिला दिया है। महिला हल्का मुस्कुराई। लिन सर, या फिर कहूँ गोस्ट सर। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। हमारे बॉस लंबे समय से आपकी तलाश कर रहे हैं। 8 अंकों की सालाना सैलरी, ओरिजिनल स्टॉक ऑप्शन और सीटीओ की पोस्ट आपका इंतजार कर रही है। इतना बड़ा प्रस्ताव मिलने के बाद भी मेरा जवाब नहीं बदला। माफ कीजिए, फिलहाल नौकरी बदलने का कोई इरादा नहीं। अभी मेरी पहली प्राथमिकता मेरी बेटी है। महिला तुरंत बोली। जल्दबाजी मत कीजिए, काम का समय और जगह आप खुद तय करेंगे। घर से काम करना भी स्वीकार होगा। आपकी बेटी की पढ़ाई, इलाज और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर
डॉक्टरों का पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। पैसों से ज्यादा मुझे अपनी आजादी और ई का भविष्य महत्वपूर्ण लगा। मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। फोन रखते ही मैं गहरी सोच में डूब गया। तभी डोरबेल बजी। मुझे लगा कोई डिलीवरी हो। दरवाजा खोला तो मैं वहीं ठिठक गया। सामने सू खड़ी थी। साधारण कपड़े, बिखरे बाल, चेहरे पर थकान और आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बाहों में सोती हुई ई थी। मैं तुरंत बेडरूम की तरफ भागा। बिस्तर खाली था। तभी समझ आया कि जब मैं फोन पर बात कर रहा था, वह चुपचाप ई को अपने साथ ले गई थी और अब वापस लेकर आई थी। ये क्या कर रही है? सुने मेरी हैरानी देख मुस्कान निचोड़ने की कोशिश की। बच्ची मेरी बाहों में थमाई। मैंने ट्राई किया। उसकी आवाज रंधी। मुझे समझ आया मैं बच्चे संभालना नहीं जानती। वह आधे घंटे तक लगातार रोती रही। मैंने उसे चुप कराने की हर कोशिश, लेकिन उसने न दूध पिया न खाना खाया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, पापा। लिनमो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, प्लीज हम तलाक मत ले। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमेशा बर्फ जैसी शांत रहने वाली सीईओ आज मेरे सामने एक लाचार लड़की की तरह खड़ी थी। लेकिन कुछ रिश्तों में पछतावा भी देर से आता है। मैंने बिना कुछ कहे ई को अपनी गोद में लिया। वह तुरंत मेरे सीने से लिपट गई और कुछ ही पल में आराम से सो गई। यह देखकर सू फिर रो पड़ी। देखा, उसे सिर्फ तुम ही चाहिए। मैंने हल्की सांस ली, बच्ची को संभाला और दरवाजे की तरफ इशारा किया, अंदर आ जाओ। दरवाजे पर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। वह चुपचाप अंदर आई। उसकी झिझक ऐसी थी जैसे पहली बार किसी टीचर के घर आई हो। मैंने ई को बिस्तर पर सुला कंबल ओढ़ाया, फिर बाहर आकर उसे पानी का गिलास। बैठो। वह सिर झुकाकर सोफे पर बैठ गई। अब मैंने उसे गौर से देखा। कुछ ही दिनों में उसका वजन काफी कम हो गया था। आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे की चमक भी गायब थी। आज वह किसी बड़ी कंपनी की सीईओ नहीं, बल्कि एक थकी हुई और टूटी हुई औरत लग रही थी। मैंने बात शुरू की, कंपनी का क्या हुआ? उसने धीरे से सिर उठाया। झाऊ के खिलाफ गबन और डेटा चोरी के सारे सबूत मिल गए। मामला कानून के हवाले कर दिया है। पूरी इंडस्ट्री ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। फिर दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी छाई रही। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, लिनमो, मैंने तलाक का ड्राफ्ट देख लिया। मैं उस पर साइन नहीं करूंगी। मैं शांत स्वर में बोला, सू, सिर्फ झाऊ के हट जाने से हमारी सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी। क्यों नहीं? उसने तुरंत पूछा। मैं बदल सकती हूँ, कम काम करूंगी, बच्ची का ध्यान रखना सीखूं, खाना बनाना भी सीख लूं। बस मुझे एक मौका दे दो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा। मैं जानता था कि उसका असली स्वभाव काम करना है। उसे जबरदस्ती घर में बांध देना उसके लिए सजा से कम नहीं। ऐसा मत करो। तुम होम मेकर बनने के लिए नहीं बनी हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपनी पहचान खो दो। उसने बेबस होकर मेरी तरफ देखा। तो फिर मैं क्या करूं लिनमो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ई के बिना भी नहीं। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची घबराहट दिखाई दे रही। तभी मेरा फोन फिर बज उठा। वही हेडहंटर का कॉल था। मैं उसे काटने ही वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार कॉल रिसीव कर लिया और स्पीकर ऑन कर दिया। लिन सर, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। सू की नजर तुरंत मेरे फोन पर टिक गई। मैं बोला, ऑफर अच्छा है, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। एंजेला मुस्कुराकर बोली, सोचना छोड़ दीजिए। हमारे छिन जनरल ने कहा है कि आप सिर्फ आ जाइए, बाकी सारी शर्तें आप खुद तय करेंगे और उन्होंने आपके लिए एक खास संदेश भी दिया है। मैं चुप रहा। फोन से आवाज आई, उस औरत के लिए काम मत करो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बॉस लेडी बना दूंगा। इतना सुनते ही मुझे समझ आ गया कि यह छिनहाउ ही है, कॉलेज का मेरा सबसे करीबी दोस्त। हम दोनों कभी कंप्यूटर की दुनिया के सबसे तेज छात्रों में गिने जाते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वह अपने परिवार का बिजनेस संभालने चला गया और मैं अपनी अलग राह पर निकल पड़ा। उसका मजाक अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक सू उठ खड़ी हुई। उसने झटके से मेरा फोन हाथ में लिया और गुस्से में बोली, अपने छिन जनरल से कह देना, लिनमो सुवानछिन का आदमी मरने के बाद भी अगर भूत बनेगा तो मेरे घर का ही रहेगा, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। इतना कहकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल काट दी। मैं कुछ पल तक उसे देखता ही रहा। उसके इस अचानक बदले हुए व्यवहार की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं। वह 2 कदम आगे आई और सीधा मेरी आंखों में देखने लगी। अब उसके चेहरे पर कमजोरी नहीं, बल्कि पूरा आत्मविश्वास। लिनमो, ये छिन जनरल कौन है? वो तुम्हें अमर क्यों कह रहा था? और ये बॉस लेडी वाली बात क्या थी? उसने लगातार सवाल दाग दी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सू, अभी तो हम तलाक की बात कर रहे थे। उसने तुरंत बीच में टोका, जब तक तलाक नहीं हुआ तुम कानूनी तौर पर मेरे पति हो, इसलिए तुम्हारे बारे में जानने का पूरा हक मुझे है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। ठीक है, बताता हूँ। छिनहाओ मेरा कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त। हम दोनों एक दूसरे को मजाक में अमर कहते हैं। और जहां तक बॉस लेडी की बात है, मैं हंस पड़ा। वह तो बस मजाक कर रहा था। मतलब छिनहाओ एक मर्द है, सुजड़ मर्द। हाँ, मर्द। उसका चेहरा गर्जन से बिल्ली, गाल लाल। ओ, ऐसा नजरें चंचल मुझसे ना मिलती, हाथों के ठिकाना नहीं। मैं हल्का सा हंस पड़ा और जानबूझकर उसे छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ सू जनरल, इतनी निराश क्यों हो? कहीं तुम्हें लगा तो नहीं कि तुम्हारा पति इतना आकर्षक है कि जेंडर भी उसके लिए मायने नहीं रखता? क्या बकवास कर रहे हो? उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन इस बार उसकी नाराजगी भी पहले जैसी ठंडी नहीं। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और झेप साफ नजर आ रही। मुझे याद ही नहीं था कि आखिरी बार मैंने उसे इस तरह शर्माते और बहस करते कब देखा था। सीईओ बनने के बाद वह हमेशा गंभीर, सख्त और भावनाओं से दूर रहती थी, लेकिन इस वक्त मेरे सामने वही कॉलेज वाली सू बैठी थी, जिसके गाल शर्म से लाल हो जाते थे। शायद वक्त ने उसे बदला था, लेकिन पूरी तरह नहीं। मेरा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा। वह मेरे पास वाले सोफे पर आकर बैठ गई। हमारे बीच की दूरी पहले से काफी कम थी। उसकी जानी पहचानी खुशबू फिर से महसूस। उसने धीमी आवाज में पूछा, लिनमो,
क्या तुम सच में उनके साथ सीटीओ बनने वाले हो? अभी तक कोई फैसला नहीं किया? उसने तुरंत कहा, मत जाओ प्लीज, टियानशिंग वापस आ जाओ। मैं नया डिपार्टमेंट बनाऊंगी, तुम उसके हेड बन जाना, या चाहो तो पूरी टेक टीम तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैंने शांत होकर सिर हिलाया। सु, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहता। उसकी आंखों की चमक एक पल में फीकी पड़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर तुम मेरे लिए काम करने को तैयार हो तो मैं जरूर सोच सकता हूँ। वह हैरान होकर मुझे देखने लगी। क्या मतलब, मैं तुम्हारे लिए काम करूँ? हाँ, मैं मुस्कुराया। तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और मेरी नई कंपनी में आ जाओ। मैं चेयरमैन रहूंगा और तुम सीईओ। कैसा रहेगा? मुझे पूरा यकीन था कि वह इसे मजाक समझे। आखिर हजारों करोड़ की कंपनी की सीईओ अपनी कुर्सी छोड़कर एक नई स्टार्टअप में क्यों आएगी? लेकिन उसका जवाब मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उसने कुछ सेकंड तक गंभीर होकर सोचा, फिर बिना झिझक सिर हिला दी। ठीक है। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह। सच में? मेरे चेहरे का हैरानी भरा भाव देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई। ऐसा लगा जैसे लंबे समय बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटी हो। हाँ ठीक है। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लिनमो, तुम सही थे। मुझे किसी की बॉस लेडी नहीं बनना। वह मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, और ई की माँ। उसकी आवाज में इस बार कोई झिझक नहीं थी। अगर तुम नई कंपनी शुरू करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर उसे खड़ा करूँ, जैसे कॉलेज के दिनों में हम साथ काम किया करते थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज से मैं सुवांशिन तुम्हारे लिए काम करूंगी। मेरा बॉस सिर्फ तुम। उसकी आंखों में पहली बार प्यार और भरोसा एक साथ दिखाई दे रहे थे। मैं उसे बस देखता रह गया। दिल की धड़कन फिर तेज होने लगी। मैं फिर से उसी पर फिसल रहा हूँ, और ये बार जानबूझकर। लेकिन मैंने अपने दिल की बात चेहरे पर नहीं आने दी। सू अब भी मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में पहली बार किसी सीईओ का घमंड नहीं, बल्कि एक पत्नी की सच्ची उम्मीद दिखाई दे रही। मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ा। सू, जो बातें आज तुम कह रही हो, काश 3 साल पहले कह दी होती। उसने बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखा। देर से समझी हूँ, लेकिन इस बार सच में समझी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी ई ने नींद में करवट बदली और धीमे से बुदबुदाई, मम्मा, पापा। हम दोनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। सू के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। मैंने धीरे से ई के ऊपर कंबल ठीक किया और वापस मुड़ गया। सू, भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। उसने सिर झुका लिया। मैं इंतजार करूंगी, जितना समय लगे उतना। उसका जवाब सुनकर मैं हैरान नहीं हुआ, लेकिन पहली बार लगा कि वह सिर्फ कह नहीं रही, सच में बदलना चाहती। कभी कभी सबसे मुश्किल काम माफी मांगना नहीं, बल्कि बदल कर दिखाना होता है। मैंने घड़ी की तरफ देखा। देर हो गई है, तुम आज यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। सू ने हल्के से सिर हिला दिया। उस रात हम दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। मैं ई के पास बैठा रहा और सू गेस्ट रूम में चली गई। सुबह हमेशा की तरह ई सबसे पहले जाग गई। वह दौड़ते हुए मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर सीधे गेस्ट रूम तक ले गई। दरवाजा खुला। सू अभी भी सो रही थी। ई बिना कुछ सोचे उसके बिस्तर पर चढ़ गई और उसकी गर्दन से लिपट गई। मम्मा, उठो। सू की आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपनी बेटी को देखा, फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर बिना किसी बनावट वाली मुस्कान दिखाई दी। ई ने हमारा हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। ब्रेकफास्ट। मैं और सू एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर बाद हम तीनों छोटी सी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सू ने पहली बार खुद चाय बनाने की कोशिश की। पहला कप इतना कड़वा बना कि ई ने एक घूंट लेते ही मुंह बना लिया। मैं हंस पड़ा। सू ने शर्माते हुए कप अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, अगली बार बेहतर बनाऊंगी। घर का माहौल धीरे धीरे पहले से हल्का होने लगा था। इतने में उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कंपनी के बोर्ड का कॉल था। उसने कुछ सेकंड फोन को देखा, फिर कॉल काट दी। मैंने पूछा, उठाओगी नहीं? उसने शांत आवाज में जवाब दी, आज नहीं, आज का दिन सिर्फ ई के लिए है। ये सुनकर मैं कुछ पल चुप रह गई। पुरानी सू ऐसा फैसला कभी नहीं लेती। करीब 10 मिनट बाद फिर वही कॉल आया। इस बार उसने रिसीव। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, मैडम, बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग शुरू होने वाली है, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। सू कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैं आ रही। कॉल खत्म हुआ। उसने ई के सिर पर हाथ फेरा, फिर मेरी तरफ देखा। मैं आज सब कुछ साफ कर दूंगी। मैंने सिर्फ इतना कहा, जो भी फैसला लेना, बिना किसी दबाव के लेना। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दरवाजे तक पहुंचकर वह अचानक पीछे मुड़ी और बोली, लिनमो, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। इतना कहकर वह चली गई। मैं खिड़की के पास खड़ा उसकी जाती हुई कार को देखता रहा। मुझे नहीं पता था कि कंपनी पहुंचते ही उसका सामना सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होने वाला था जो हम तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। टियानशिंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी डायरेक्टर्स पहले से मौजूद थे। माहौल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। जैसे ही सू अंदर आई, सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। सबसे वरिष्ठ डायरेक्टर ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। मैडम, हमें खबर मिली है कि आप इस्तीफा देने वाली हैं। क्या ये सच है? सू कुछ पल शांत रही, फिर उसने बिना घुमाए फिराए जवाब दिया, हाँ, मैं इस्तीफा देना चाहती। उसके इतना कहते ही पूरे कमरे में हलचल मच गई। मैडम, ऐसा मत कीजिए, कंपनी को आपकी जरूरत है। मार्केट में पहले ही अफवाहें फैल चुकी, हर तरफ से आवाजें आने लगी। सू ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। मैंने पिछले 3 साल सिर्फ कंपनी के बारे में सोचा, लेकिन उसी दौरान मैं अपने परिवार से दूर
दूर होती चली गई। अब मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी एक डायरेक्टर अपनी सीट से खड़ा हुआ। अगर आपकी वजह परिवार है तो हम आपकी जिम्मेदारियां कम कर देते हैं, लेकिन इस्तीफा मत दी। सू ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मुद्दा जिम्मेदारियों का नहीं, मेरी प्राथमिकताओं का है। यह सुनकर कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाया। इसी बीच मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। अंदर कंपनी का लीगल एडवाइजर तेजी से आया। मैडम, अभी अभी खबर मिली है, कई बड़ी कंपनियां हमारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अगर आपके इस्तीफे की पुष्टि हुई तो शेयर मार्केट पर बड़ा असर पड़ सकता है। सू ने गहरी सांस ली। वह पहले से इस स्थिति का अंदाजा लगा चुकी थी। सिर्फ एक फैसला और करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मेरा इस्तीफा आज लागू नहीं होगा। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बात पूरी की। मैं बोर्ड को 3 महीने का समय देती हूँ। इस दौरान नया सीईओ चुना जाएगा। उसके बाद मैं आधिकारिक रूप से पद छोड़ दूंगी। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि इस बार सू अपना फैसला बदलने वाली नहीं। उधर मैं ई के साथ घर पर बैठा था। वह रंगीन पेंसिलों से चित्र बना रही। कुछ देर बाद वह दौड़कर मेरे पास आई। पापा देखो, मैंने कागज हाथ में लिया। उसने 3 लोगों का चित्र बनाया। बीच में वह खुद थी। एक तरफ मैं था, दूसरी तरफ सू। हम तीनों के हाथ जुड़े हुए थे। मैं कुछ पल तक उस चित्र को देखता रहा। बच्चों की छोटी छोटी बातें भी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब दे देती हैं। मैंने मुस्कुराकर ई के सिर पर हाथ फेरा। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। हेलो। दूसरी तरफ से परिचित आवाज आई। अमर, मुझे उम्मीद थी कि तुम फोन उठाओगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। छिनहाओ, अब क्या नया प्लान है? वो हंस पड़ा। प्लान नहीं, निमंत्रण है। किस बात? कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने पूछा, इतना जरूरी क्या है? छिनहाओ की आवाज इस बार गंभीर हो गई। तुम्हारे भविष्य से जुड़ी बात है, और शायद सू वांछिन के भविष्य से भी। ये सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ठीक है, मैं आ जाऊं। फोन कट गया। मैं कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। छिनहाओ मुझे बेवजह कभी नहीं बुलाता था। इसका मतलब कल होने वाली मुलाकात सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग नहीं होने वाली। अगली सुबह मैं समय पर छिनहाओ के ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही रिसेप्शन पर अपना नाम बताया, स्टाफ बिना कोई सवाल पूछे मुझे सबसे ऊपर वाले फ्लोर तक ले गया। दरवाजा खुला तो छिनहाओ पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही वो हंस पड़ा। अमर, तुम आज भी पहले की तरह समय के पक्के हो। मैं भी मुस्कुरा दिया। अब बताओ, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? उसने मजाक छोड़ते हुए मेरे सामने एक फाइल रख दी। इसे पहले देखो। मैंने फाइल खोली। उसमें टियानशिंग के पिछले 3 साल के बिजनेस डेटा, मार्केट रिपोर्ट और कुछ गोपनीय दस्तावेज। मैंने भौहें सिकोड़ ली। ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? छिनहाओ कुर्सी पर टिक गया। क्योंकि कोई टियानशिंग को बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर कर रहा। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। झाऊ तो जेल में है, हाँ, लेकिन उसके लोग अभी भी बाहर है। उसने एक नाम पर उंगली रखी। इनमें से किसी एक ने कंपनी की गोपनीय जानकारी लगातार बाहर पहुंचाई है। मैं कुछ देर तक फाइल देखता रहा। अगर यह सच था तो सू मुश्किल में थी। छिनहाओ ने मेरी तरफ देखा। मैंने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि सू वांछिन को भी नहीं। क्यों? क्योंकि बिना सबूत के कहना बेकार है। उसने आगे झुकते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मैं अब टियानशिंग का कर्मचारी नहीं, मुझे कर्मचारी नहीं। वह मुस्कुराया। कोर्स चाहिए। कॉलेज के दिनों में लोग मुझे इसी नाम से जानते थे। कई सालों बाद किसी के मुंह से वह नाम सुनकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। कुछ हुनर चाहे जितने साल छिपे रहें, कभी खत्म नहीं होते। मैंने फाइल बंद कर दी। अगर मेरी वजह से सू या कंपनी को फायदा हो सकता है तो मैं मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोलो। जब तक पूरा सच सामने नहीं आता, सू को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। छिनहाओ ने तुरंत हाथ बढ़ा दी। डील। मैंने भी उससे हाथ मिला ली। उसी समय टियानशिंग के बोर्डरूम में सू नई सीईओ की तलाश को लेकर मीटिंग कर रही। अचानक उसका असिस्टेंट तेजी से अंदर आया। मैडम, एक जरूरी खबर है। क्या हुआ? हमारे नए प्रोजेक्ट का शुरुआती डिजाइन लीक हो गया है। पूरा कमरा शांत हो गया। सू का चेहरा गंभीर हो गया। किसे पता था इस प्रोजेक्ट के बारे में? सिर्फ बोर्ड के कुछ सदस्य और कोर्ट एक टीम। सू ने बिना समय गंवाए कहा, मीटिंग यहीं खत्म होती है। वह सीधे अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि उसी समय मैं और छिनहाओ उस गद्दार तक पहुंचने की पहली तैयारी शुरू कर चुके थे, और हमारी जांच का पहला निशाना कंपनी के अंदर बैठा वही शख्स बनने वाला था जिस पर किसी को जरा भी शक नहीं। मैं और छिनहाओ सीधे उसकी प्राइवेट टेक लैब पहुंचे। वहां सिर्फ हम दोनों मौजूद। उसने एक लैपटॉप मेरी तरफ बढ़ाया। अमर, पिछले 3 महीनों का पूरा सर्वर रिकॉर्ड यहीं है। मैंने बिना कुछ कहे स्क्रीन पर नजर दौड़ानी शुरू। कुछ देर तक सब सामान्य दिखाई दिया। फिर एक छोटी सी बात ने मेरा ध्यान खींच लिया। हर बार डेटा लीक होने से कुछ मिनट पहले एक ही यूजर आईडी सिस्टम में लॉगिन होती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह आईडी हर बार अलग अलग कर्मचारियों के नाम से इस्तेमाल की गई थी। मैंने कुर्सी से पीछे होते हुए कहा, जिसने भी यह किया है वह अपनी पहचान छिपाना अच्छी तरह जानता है। छिनहाओ ने पूछा, मतलब अंदर का ही कोई आदमी है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, और इतना अनुभवी कि किसी को उस पर शक भी न हो। कुछ देर बाद मैंने एक और फाइल खोली। इस बार मामला और दिलचस्प था। लीक हुआ डेटा सीधे किसी दूसरी कंपनी तक नहीं पहुंचा था। पहले उसे कई अलग अलग सर्वरों से घुमाया गया था ताकि असली मंजिल छिपी रहे। मैं हल्का सा मुस्कुराया।
काफी समझदार खिलाड़ी है। छिनहाओ भी मुस्कुराया, लेकिन गोस्ट से ज्यादा नहीं। पुरानी टीम वर्क फिर से लौटती हुई महसूस हो रही थी। उधर सू लगातार बोर्ड मीटिंग में व्यस्त। डेटा लीक की वजह से सभी डायरेक्टर्स परेशान थे। एक डायरेक्टर बोला, मैडम हमें तुरंत नया सिक्योरिटी सिस्टम लागू करना चाहिए। दूसरा बोला, और टेक्निकल टीम की पूरी जांच भी होनी चाहिए। सू ने दोनों की बातें सुनी, फिर शांत स्वर में बोली, बिना सबूत किसी पर शक करना सही नहीं होगा। पहले सच्चाई सामने आने दीजिए। सभी उसकी बात मान गए। मीटिंग खत्म होने के बाद उसका असिस्टेंट एक फाइल लेकर आया। मैडम, ये अगले महीने होने वाली इंटरनेशनल टेक समिट का निमंत्रण है। सू ने फाइल खोली। इस बार आयोजकों ने देश की सिर्फ 5 सबसे बड़ी टेक कंपनियों को बुलाया था। तियानशिंग का नाम भी उनमें शामिल था। अचानक उसकी नजर एक और नाम पर रुकी, फाल्कन कैपिटल। वह कुछ पल सोचती रही। उधर मैं और छिनहाओ भी उसी समिट की सूची देख रहे थे। छिनहाओ मुस्कुराया, लगता है इस बार हम दोनों फिर एक ही मैदान में उतरने वाले हैं। मैंने सूची बंद कर दी। मैं मुकाबला करने नहीं, अपना रास्ता बनाने आया हूँ। तो फिर नई कंपनी कब शुरू कर रहे हो? उसके इस सवाल पर मैं कुछ पल चुप रहा। सच कहूं तो अभी तक मैंने फैसला नहीं किया था। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाली सू थी। आज शाम अगर समय हो तो मैं और ई साथ में डिनर करना चाहते हैं, सिर्फ हम तीनों। मैं कुछ सेकंड तक उस मैसेज को देखता रहा। छिनहाओ ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मैंने फोन जेब में रख लिया। शायद आज पहली बार हम परिवार की तरह एक ही टेबल पर बैठने वाले हैं। मुझे नहीं पता था कि वही डिनर हमारे रिश्ते की नई शुरुआत का पहला कदम बनने वाला था। शाम ठीक 7 बजे मैं ई को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचा। कुछ ही मिनट बाद सू भी वहां आ गई। आज उसने न ऑफिस वाला सख्त लुक अपनाया था और न ही महंगे बिजनेस सूट पहने थे। साधारण कपड़ों में वह पहले से कहीं ज्यादा सहज लग रही थी। ई दोनों का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। जैसे ही खाना आया, ई ने अपनी प्लेट से एक छोटा सा निवाला उठाया और पहले मेरी तरफ बढ़ाया, फिर वही निवाला सू की तरफ। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का मुस्कुरा दिए। सू ने धीमी आवाज में कहा, शायद ई हम दोनों से ज्यादा समझदार है। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी बात गलत भी नहीं। कुछ देर तक तीनों बिना किसी बहस के साथ बैठे रहे। काफी समय बाद ऐसा लग रहा था कि हम फिर से एक परिवार की तरह एक ही मेज पर हैं। लेकिन तभी सू के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कल होने वाली इंटरनेशनल टेक समिट में तुम्हें एक ऐसा सच पता चलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने मैसेज दोबारा पढ़ा। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। सू ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें पता है ये किसने भेजा है? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, लेकिन जिसने भी भेजा है वह चाहता है कि हम दोनों कल उस समिट में जरूर पहुंचें। सू कुछ पल सोचती रही। क्या ये किसी की चाल हो सकती है? हो भी सकती है, और किसी की चेतावनी भी। डिनर खत्म होने के बाद हम दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। मैं ई को लेकर घर लौट आया, जबकि सू सीधे अपने पेंट हाउस चली गई। अगली सुबह इंटरनेशनल टेक समिट शुरू होने वाली थी। देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के प्रतिनिधि एक एक करके पहुंच रहे थे। मैं भी छिनहाओ के साथ हॉल में दाखिल हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मजा आएगा। यहाँ हर कोई खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता है। मैंने हल्की मुस्कान दी। मैं यहाँ किसी से मुकाबला करने नहीं आया। उसी समय हॉल के दूसरे दरवाजे से सू अंदर आई। आज वह फिर अपने पुराने सीईओ वाले आत्मविश्वास में नजर आ रही थी, लेकिन इस बार उसकी नजर भीड़ पर नहीं, सीधे मुझ पर आकर रुकी। हमने दूर से ही एक दूसरे को हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया। तभी मंच पर उद्घोषक की आवाज गूंजी, सभी मेहमानों का स्वागत है। आज के मुख्य अतिथि कुछ ही देर में मंच पर आने वाले हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अगले ही पल एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच पर पहुंचे। उन्हें देखते ही छिनहाओ भी सम्मान से खड़ा हो गया। मैंने धीरे से पूछा, ये कौन है? वह मुस्कुराया। देश के सबसे सम्मानित टेक निवेशकों में से एक, मिस्टर हान। मिस्टर हान ने भाषण शुरू किया। आज मैं किसी कंपनी को सम्मान देने नहीं आया हूँ। मैं उस इंसान को ढूंढने आया हूँ जिसने 10 साल पहले मेरे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान होने से बचाया था। पूरा हॉल एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। मैं भी चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। मिस्टर हान ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। उस समय वह सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसने बिना किसी इनाम की उम्मीद के मेरी कंपनी की सबसे बड़ी तकनीकी गलती पकड़ ली थी। उन्होंने फोटो कैमरे की तरफ उठाई। अगले ही पल सू की आंखें फैल गईं। छिनहाओ मुस्कुराने लगा और मेरी सांस एक पल के लिए थम गई, क्योंकि उस पुरानी तस्वीर में खड़ा लड़का मैं ही था। पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। कई लोग फोटो और मेरी तरफ बारी बारी से देखने लगे। मिस्टर हान मंच से नीचे उतरे और सीधे मेरे सामने आकर रुक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। आखिर इतने साल बाद तुम मिल ही गए। मैंने भी सम्मान से हाथ मिलाया। सर, आपने मुझे पहचान लिया? वो हंस पड़े। जिस इंसान ने मेरी कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने से बचाया हो, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? सू ये सब चुपचाप देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे अतीत के बारे में वह बहुत कम जानती थी। मिस्टर हान ने सभी मेहमानों की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं यहाँ एक घोषणा करना चाहता हूँ। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। मैं एक नई टेक कंपनी में निवेश करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ एक है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, उस कंपनी का नेतृत्व लिन्मो करेगा। इतना सुनते ही पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई कंपनियों के प्रतिनिधियों के चेहरे उतर गए। इतनी बड़ी पेशकश किसी ने सोची भी नहीं थी। मैंने विनम्रता से कहा, सर, मेरे पास अभी कोई कंपनी भी नहीं है। मिस्टर हान मुस्कुराए।
कंपनी बाद में बन जाएगी, पहले सही इंसान मिलना जरूरी होता है। इतने में सू धीरे धीरे हमारे पास आई। उसने पहली बार मिस्टर हान को झुककर नमस्ते किया। सर, मैं सू वांछिन हूँ। मिस्टर हान मुस्कुराए। मैं तुम्हें जानता हूँ, टियानशिंग की सबसे युवा सीईओ। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम दोनों अगर साथ काम करो तो बहुत आगे जा सकते हो। सू ने बिना झिझक जवाब दिया। सर, यही मेरा भी इरादा है। मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह सच में अपना वादा निभाना चाहती थी। उसी समय समिट के आयोजक मंच पर आए। अब हम इस साल के सबसे प्रतिष्ठित इनोवेशन पार्टनर का नाम घोषित करेंगे। बड़ा पर्दा धीरे धीरे रोशन हुआ। सभी की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं और अगला नाम देखकर मैं और सू दोनों एक साथ मुस्कुरा उठे, क्योंकि वो नाम हमारी सोच से बिल्कुल अलग था। बड़ी स्क्रीन पर लिखा था, इनोवेशन पार्टनर लिनमो और सू वांछिन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैंने आयोजकों की तरफ देखा, लेकिन हमारी तो अभी कोई कंपनी भी नहीं है। मंच पर मौजूद होस्ट मुस्कुराया। यह सम्मान किसी कंपनी को नहीं, बल्कि उन दो लोगों को दिया जा रहा है जिनकी तकनीकी सोच और नेतृत्व आने वाले समय में उद्योग की दिशा बदल सकते हैं। तालियां पहले से भी तेज बजने लगीं। सू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन इस बार वह गर्व अपने लिए नहीं, मेरे लिए था। मिस्टर हान ने दोनों को मंच पर बुलाया। हम साथ साथ मंच पर पहुंचे। उन्होंने हमें एक स्मृति चिन्ह दिया और कहा, मैंने अपने जीवन में कई सफल लोग देखे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग मिले जो प्रतिभा और ईमानदारी दोनों साथ लेकर चलते हों। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मिलकर कुछ ऐसा बनाओगे जिस पर पूरा देश गर्व करेगा। मैंने सम्मान से सिर झुका दिया। सू ने भी धन्यवाद कहा। मंच से उतरने के बाद कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि हमसे मिलने लगे। हर कोई नई साझेदारी का प्रस्ताव दे रहा था, लेकिन मैंने सभी से एक ही बात कही, अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है। कुछ देर बाद भीड़ कम हुई तो सू मेरे पास आई। लिनमो, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? हम समिट के गार्डन एरिया में आ गए। कुछ देर तक दोनों बिना बोले चलते रहे। आखिर उसने चुप्पी तोड़ी। आज पहली बार मुझे समझ आया कि तुमने कभी अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश ही नहीं की। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर मेरे सामने क्यों छिपाया? मैं कुछ सेकंड सोचता रहा, क्योंकि जब हम मिले थे मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरी पहचान से नहीं, मुझे देखकर पसंद करो। सू की आंखें झुक गईं। और मैंने हमेशा यही समझा कि तुम बस एक साधारण कर्मचारी हो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने कभी सच बताया ही नहीं। वो धीरे से बोली, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ सच से नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में बनावट नहीं थी। तभी छिन्हाओ भी हमारे पास आ गया। लगता है मेरी जरूरत खत्म हो गई। मैं हंस पड़ा। तुम्हारी एंट्री हमेशा गलत समय पर होती है। वह भी हंसने लगा। गलत नहीं, बिल्कुल सही समय पर। उसने अपने बैग से एक फाइल निकाली। ये रही तुम्हारी नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन के सारे दस्तावेज। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुमने पहले ही तैयार कर लिए? बिल्कुल, मुझे पता था कि एक दिन तुम मान ही जाओगे। सू ने फाइल खोली। कंपनी का नाम अभी खाली था। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, नाम क्या रखेंगे? मैंने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर ई की तरफ देखा, जो दूर लॉन में गुब्बारों के साथ खेल रही थी। कंपनी का नाम ऐसा होगा जिसे सुनकर हमें हमेशा याद रहे कि हमने यह शुरुआत किसके लिए की थी। सू भी ई की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। तो फिर उसने पेन उठाया और कंपनी के नाम वाली जगह पर लिख दिया, ईरा टेक्नोलॉजी। मैंने उसकी तरफ देखा। ई का पूरा नाम। हाँ, वो मुस्कुराई। इस कंपनी की सबसे पहली वजह वही है। मैंने बिना कुछ कहे फाइल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसी पल सू ने भी साइन कर दिए। छिन्हाओ ने दोनों की तरफ देखा और जोर से ताली बजाई। बधाई हो, आज से तुम दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि आधिकारिक बिजनेस पार्टनर भी हो। हम तीनों हंस पड़े, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर लौटते ही ई हमारे लिए एक ऐसा छोटा सा सरप्राइज तैयार करके बैठी होगी जो हम दोनों की सारी दूरियां हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जैसे ही हम घर पहुंचे, ई दौड़ती हुई दरवाजे तक आई। उसके हाथ में रंग बिरंगे कागज का एक छोटा सा डिब्बा था। वह मुस्कुराते हुए बोली, पापा, मम्मा, आंखें बंद करो। मैं और सू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उसकी बात मान ली। कुछ सेकंड बाद ई ने कहा, अब खोलो। हमने आंखें खोली। हमारे सामने हाथ से बना एक छोटा सा फोटो फ्रेम रखा था। उसमें 3 तस्वीरें लगी थीं। पहली, डिज्नी की पुरानी फोटो। दूसरी, पार्क में खिंची नई फैमिली फोटो। और बीच में ई ने अपने हाथों से एक दिल बनाया था, जिसके अंदर लिखा था, मेरा सबसे अच्छा घर। सू की आंखें भर आईं। इस बार उसने आंसू नहीं छिपाए। वह घुटनों के बल बैठी और ई को गले लगा लिया। थैंक यू। ई ने मासूमियत से पूछा, अब आप दोनों कभी लड़ोगे तो नहीं? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने सू की तरफ देखा। उसने धीरे से मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैंने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। नहीं, अब हम बात करेंगे, लड़ाई नहीं। ई खुशी से उछल पड़ी।
उसने हमारा हाथ पकड़कर फिर से एक साथ जोड़ दिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा शायद हमारा परिवार सच में वापस लौट आया है। 3 महीने बाद सू ने आधिकारिक रूप से टियानशिंग के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। बोर्ड ने सम्मान के साथ उसे विदाई दी। जाते समय उसने सिर्फ एक बात कही, इस कंपनी ने मुझे सफलता दी, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे जीना सिखाया। उधर ईरा टेक्नोलॉजी ने अपने पहले ही प्रोडक्ट से पूरी इंडस्ट्री का ध्यान खींच लिया। कंपनी छोटी थी, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। मैं तकनीक संभाल रहा था, सू पूरी कंपनी का संचालन देख रही थी, और छिनहाओ, वह आज भी हर मीटिंग में देर से आता था और खुद को सबसे मेहनती इंसान बताता था। उसकी बातें सुनकर पूरा ऑफिस हंस पड़ता। कभी कभी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक नया मौका नहीं, सही लोग भी चाहिए होते हैं। 1 साल बाद ई के स्कूल में माय हीरो कार्यक्रम रखा गया। हर बच्चे को अपने हीरो के बारे में बोलना था। जब ई की बारी आई तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर चढ़ी। उसने माइक पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, मेरे हीरो 2 हैं, मेरे पापा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, और मेरी मम्मा, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मानी और उसे ठीक भी किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं और सू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने छोटे शब्द, लेकिन उनसे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम तीनों हाथ पकड़कर बाहर निकल रहे थे। सू अचानक रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, लिनमो, अगर जिंदगी हमें फिर से वही मोड़ दे तो क्या तुम दोबारा मुझसे शादी करोगे? मैं हंस पड़ा। इस बार मैं तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं दूंगा। मैंने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। ये वही अंगूठी थी जिसे मैंने सालों पहले संभाल कर रख दिया था। मैं घुटनों पर बैठ गया। सू वांछिन, क्या तुम एक बार फिर मेरी पत्नी बनोगी? सू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया। हाँ, इस बार हमेशा के लिए। ई खुशी से ताली बजाने लगी। डूबते सूरज की रोशनी में हम तीनों एक दूसरे के गले लग गए। शायद किस्मत हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, उनके लिए दूसरा मौका ही सबसे खूबसूरत शुरुआत बन जाता है।